मैं मास्टर शकील अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर MGDC कॉलेज मुरादाबाद, BEd डिपार्टमेंट। आज बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि कल को हिंदी का पेपर है, तो मैं चाहता हूं कि तेज जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो सब अपनी मेहनत से पास हो जाते हैं, लेकिन वक्त बहुत कम मिला, तो बच्चों की गुजारिश से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पहली, क्योंकि आज का दौर मीडिया का दौर है, तो मैं आपको 10 या 15 मिनट में ऐसी तरकीब बता सकता हूं कि सुबह को 12th का पेपर 2 बजे से जो शुरू होगा वो आप इंशाल्लाह 100% पास होंगे। उसकी तरकीब क्या है, वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास सामान्य हिंदी का पेपर है या साहित्यिक हिंदी है, लगभग एक जैसी है, उसमें थोड़े से कुछ सवाल डिफरेंट हैं, बाकी सब एक जैसा ही है। तो सबसे पहले जब आप पेपर देने जाएं, तो पेपर देने में या उसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि पेपर करने की तरकीब आनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो भी आप उस पेपर को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी इस चीज़ को बता रहा हूँ। सबसे पहले जब पेपर देने जाएंगे तो पहला सवाल होगा ऑब्जेक्टिव। 5 सवालों के ऑब्जेक्टिव हैं, टाइम बिना व्यय खराब किए हुए आप उन सवालों को हूबहू उतार दें। फिर बाद में दूसरा सवाल भी ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें भी 5 सवाल होंगे, 5 नंबर के होंगे, वो ऐसे ही उनको उतार दिया जाए। बाद में टिक लगा लेना कौन सा सही है, क्योंकि आप कितना भी याद कर लें, शुरू में जो सवाल दिए हैं किताबों के अंदर वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, आप कितना भी उसे याद कर लें, हो सकता है आपके याद ना आए या बाद में याद आए, तो उसमें टाइम वेस्ट करे बगैर उनको ऐसे ही उतारना है और उस पर टिक लगा देना। बाद में जैसे जैसे बीच में याद आता रहे या किसी तरह से आपको पता चलता रहे, तो उसमें आप निशान लगा दें कि कौन सा सही है, मगर फौरन ही उसको जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप पूरा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होगा। 3 शुरू जैसे ही 2, उसमें भी ये बात है 2 पैराग्राफ दिए होंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बड़ा ही आसान है। उसके अंदर 3 सवाल दिए होंगे, 2 पैराग्राफ दिए होंगे, उसके अंदर 4 या 5 सवाल होंगे। 5 सवाल, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो उसमें उसी में से उसके जवाब मिल जाएंगे पैराग्राफ के अंदर से ही। बस एक सवाल ऐसा होगा जो उस पैराग्राफ में नहीं होगा। उन दोनों पैराग्राफों में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चैप्टर का पाठ और लेखक का नाम याद है। उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर से आ रहा है। खास तौर से भाषा और आधुनिकता से हर कीमत पर आएगा, और APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी हुई जो चैप्टर है उसमें से जरूर आएगा। कोई भी पैराग्राफ है तो पहला सवाल यही होगा, आप पाठ का नाम लिखें और लेखक का नाम लिखें। तो पाठ का नाम जब आपको याद होगा तो लेखक का नाम खुद ही हो जाएगा। 2 नंबर बिल्कुल आसान। उसके बाद बाकी जो सवाल हैं, जैसे रेखांकित वाक्य की व्याख्या करना है, तो आप कुछ परेशान ना हो, थोड़ा सा बदल के उसकी एक्सप्लेनेशन कर दें। बस इस तरह से 2 पंजे 10 नंबर का आपका पैराग्राफ हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये ध्यान रखना कि तीसरा सवाल जो है 2 पैराग्राफ का होगा। चौथे सवाल पे जैसे ही आएंगे फटाफट उसको करते चले जाएंगे। चौथे सवाल में 2 पैराग्राफ पद्यांश के दिए होंगे, तो पद्यांश में से आपको ये देखना है कि कौन सा पैराग्राफ आसान है पढ़ने में और उसको पाठ का नाम याद होना चाहिए। याद रखना, लेखक जो होते हैं कहानियां लिखते हैं और कविताएं कवि लिखते हैं, तो इसलिए इसमें जो है पहला सवाल यही होगा, शीर्षक मतलब किस चैप्टर से आया है। तो चैप्टर का नाम पता चल ही जाता है ज़्यादातर, थोड़ा सा देखते हैं तो, और उसका जब चैप्टर का नाम हमें पता होता है कौन सी पोएम पद्यांश आया, तो उसके कवि का नाम भी होगा। फिर पूछ रहा है रेखांकित वाक्य भाग का, तो जो अंडरलाइन की हुई है उनका मतलब लिखना है बदल के। अगर आपको याद भी नहीं है तो थोड़ा सा चेंज करके उसको लिख दें, तो आपको इस तरह से 2 पंजे 10 नंबर का ये पैराग्राफ आपका हो जाएगा। उसके बाद फौरन ही 5वां सवाल जो होगा 5वें नंबर पे आएगा, तो उसमें 2 सवाल होंगे, लेखक का नाम, लेखक का जीवन परिचय, और दूसरा खान होगा कवि का जीवन परिचय। तो क्वेश्चन में अक्सर बहुत सारी जगह दिया हुआ, तो कहाँ लेखक पैदा हुए, कहाँ उनका अंतिम समय गुजरा, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा याद कर लेंगे। खास तौर से उसमें जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या APJ अब्दुल कलाम और प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ये 3-4 दिए होंगे। उसमें से खास तौर से अब्दुल कलाम का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 100% आने की चांस है। उसमें से आप एक का जीवन परिचय लिख देंगे, वो भी पौन पेज
मैं मतलब एक पेज का पूरा चाहे लिखना, लगभग एक पेज में लिखा जाएगा। उसके बाद खास सवाल में कवि का जीवन परिचय, वो भी लगभग एक पेज में लिखा जाएगा। फौरन ही 5वें सवाल पर जैसे ही आएंगे आप, तो वो छठे सवाल पे आएंगे, तो छठे सवाल में पंचलाइट आपने अभी, मैं छठे सवाल पे आ रहा था, उससे पहले एक बार हम उस तरफ जाते हैं। पहले नंबर पे आपको ऑब्जेक्टिव, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव और तीसरे नंबर पे 2 पैराग्राफ, इसमें से एक का करना, 5 आंसर है, बहुत आसान है। ऐसे चौथे नंबर पे 2 पैराग्राफ पद्यांश की दूंगा, उनमें भी 5 आंसर है, 10-10 नंबर के हो गए। इसी तरह से अब जैसे ही हम 5वें सवाल पे 2 जीवन परिचय फौरन जो मैंने बताए थे वही आएंगे, आप फटाफट उनको लिख देना। और छठे सवाल पे मैं आपको छठे सवाल को अब जैसे दिखाता हूँ, इसमें लिख रहा है पंचलाइट। एक तो छठे सवाल के अंदर ये चीज है कि एक तो आती है कथा वस्तु और एक आती है उद्देश्य। तो आप उद्देश्य में ना जा करके सीधे पंचलाइट और बहादुर का कथा वस्तु आपको लिखनी है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, सिर्फ आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें एक करना है। सिर्फ 5 नंबर का है, आपको एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। अब 7वें नंबर पे जो सवाल आता है वो खंड काव्य है। ये तो 100% आउट है। खंड काव्य में क्या होता है, जैसे मुरादाबाद, हम रामपुर के रहने वाले हैं, तो रामपुर में ज्योति जवाहर है और सत्य की जीत, और मुरादाबाद में मुक्ति यज्ञ है, तो ये गांधी जी के बारे में है। और सत्य की जीत ये रामपुर में है। तो जैसे मुक्ति यज्ञ की बात करते हैं तो गांधी जी के बारे में, जैसे हमारा देश आजाद हुआ, उन्होंने किस तरह से आजादी दिलाई, किस तरह से अंग्रेजों के बारे में, तो वो बना के आप इसको लिख सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो इसके बाद जैसे ही आप इन दोनों को क्वेश्चन करेंगे फौरन, क्योंकि इनके बारे में लिखना बहुत होता है। 8वां सवाल में 2 पैराग्राफ दिए होंगे संस्कृत के पैराग्राफों में तुम बस इतना याद पता होना चाहिए किस पार्ट से आया है। उन पार्टों के नाम मैं बता दूंगा कौन से आ रहे हैं। जैसे भारतीय संस्कृति से संबंधित है, और जो उन दोनों में से एक पैराग्राफ का आपको हिंदी अनुवाद लिखना। 7 नंबर का होता है। कितना भी कुछ भी लिख दोगे, अगर किसी बच्चे ने इस पैराग्राफ को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी उतार दिया, तब भी उसे 2-3-4 नंबर मिल जाते हैं। संदर्भ लिखना, संदर्भ के बाद अनुवाद, फिर उसी का खा पाठ है, वो भी 7 नंबर का है। 2 श्लोकों में से एक श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो 2-4 श्लोक हैं, ज्यादा नहीं है उसके अंदर, वो पढ़ लेना। और अगर नहीं भी आया तो इसका जवाब अपने हिसाब से लिख देना। तो ये पैराग्राफ जो है आप कर दोगे तो 7 नंबर में से 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे कुछ सवाल ऐसे हैं आपको जो बिल्कुल आपसे आते हैं। जैसे 9 सवाल पे आएंगे तो 4 मुहावरे दिए होंगे, जिसमें से एक मुहावरे का अर्थ प्रयोग लिखना है। जो तुमसे ऑलरेडी आता होगा, 4 में से कम एक मुहावरा तो आपसे आता ही होगा, बहुत आसान है। उसके बाद आ जाते हैं हम 10वां सवाल। 10वां क्वेश्चन जो है ये किताब से नहीं आएगा, अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्य कहलाता है। ये कोई जैसे कोई कहानी सुन ली या कोई बात सुन ली, तो इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल बहुत ही आसान है, और ज्यादा लफ्जों में नहीं लिखना है, ज्यादा वर्ड में। जैसे मैं आपको इसमें ऐसे ही बताता हूँ कि इन्होंने सवाल किया, मंगल की सतह किस तत्व की प्रधानता है, तो किस शब्द हटा दिए। तो भाई इसमें जैसे पैराग्राफ में दिया लोहे तत्व की प्रधानता, तो लोहा तत्व की प्रधानता है, बहुत आसान है। इसी में से ये जवाब आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये 10 नंबर पे 2 पैराग्राफ दिए होंगे, 2 पैराग्राफ में से सिर्फ एक पैराग्राफ को आपको करना है। और ये जो है 5 नंबर का पैराग्राफ हुआ, इसी बहुत ही इजी और फ्री के नंबर है एक तरह से। और 11वें सवाल में जो है समान उच्चारण शब्द है। जैसे एक शब्द को 2 तरह से बोला जाता है, जैसे आपने देखा होगा जवान और जवान। तो जवान क्या होते हैं, एक तो जुबान होती है, जीभ, और एक जवान यानी कि जो उसमें तो एक जैसी आवाज निकलने वाली। और इस तरह से ये भी 2 ऑब्जेक्ट भी होंगे, इन्हें भी ऐसे उतार देना, बाद में टिक लगा देना। और उसके बाद इसी का 11वें के कई पार्ट होंगे, का, खा, गा, घा। तो 2 नंबर का है, ये बहुत ही इजी है। उसके बाद खा जो है निम्नलिखित शब्दों किसी एक शब्द का अर्थ लिखो। तो ये जो 3 शब्द हैं इसमें से एक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। ये जैसे मान लो भानु, रवि, सूरज के बारे में आ जाए तो भानु, रवि, दिनेश, बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये पैराग्राफ वो कुछ शब्द दिए होंगे, उनके दो अर्थ लिखने हैं। खा सवाल भी बिल्कुल सेम वही है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें से भी एक पर टिक लगाना। आप मान लो छोड़ रहे हैं तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा।
आपने कोई भी टिक लगा दिया और धोखे से भी सही लग गया या किसी तरह से आपने उसको सही कर दिया तो आपके 2 नंबर मिल ही जाएंगे। और जो घा सवाल है, आप तो ये समझ लो कि घा सवाल तो इससे आसान सवाल है ही नहीं। घा सवाल क्यों आसान है? क्योंकि उसमें ये कहा गया कि इन सेंटेंसों को शुद्ध करो। जैसे ये कह रहे हैं कि कौन में दोष नहीं है, कौन में दोष नहीं है, इसका मतलब किस में दोष नहीं है। कौन हटा करके किस में लिखना है, तो वो जगह तो एक वर्ड को चेंज करना है। या कह रहे हैं कि गाय को काटकर बच्चे को खिला, वो चारा खिला दो, तो सही करके उसको लिखना है चारे को काटकर गाय को खिला दो। तो ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कहलाते हैं, 2 नंबर के हैं। फौरन ही आप इसके बाद 12वें नंबर पे आ जाएंगे। 12वें नंबर पे रस छंद अलंकार। तो रस छंद अलंकार जैसे ज्यादातर आने के चांसेस हैं संदेह रस के अंदर करुण रस और हास्य रस। करुण और हास्य रस में अभी बता दूंगा आपको। और अलंकार में श्लेष अलंकार या आपका आ सकता है श्लेष अलंकार या संदेह अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौपाई, दोहा और छंद, तीनों में से कोई एक आ सकता है। खास तौर से चौपाई आती है और दोहा सोरठा भी आ सकता है। उसके बाद 13वें सवाल में दिया हुआ है, आपसे ये नहीं भी आता हो तो कि 2-2 नंबर के सवाल हैं। 2-2 नंबर के सवाल है ना, चाहे बाद में कर लेना। लेकिन इसके बाद जो 5 नंबर का सवाल है वो ये कह रहा है कि किसी एक माध्यमिक विद्यालय में लिपिक पद हेतु एक पत्र लिखिए। तो आप एक तो लिपिक का पत्र इंपॉर्टेंट है, एक टीचर की वैकेंसी जो है उसी के बराबर में किताबों में दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इससे भी मत घबराना, वो थोड़ा हार्ड है। तो उसमें कह रहा है कि सफाई के लिए अपने संपादक महोदय को पत्र लिखो। तो सेवा में श्रीमान आपने एप्लीकेशन लिखी होगी, तो आप लिखना सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण रामपुर, फिर विषय डाल लेना। विषय क्या डालेंगे कि सफाई संबंधी आवेदन। तो नीचे लिखा महोदय निवेदन इस प्रकार है, कुछ भी बना के लिख दें कि हमारे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है और ये इस तरह से। तो ये भी 6 नंबर का पत्र है। अगर आप कुछ भी लिख देंगे तो 6 में से 3 नंबर, 4 नंबर मिल ही जाएंगे। और सबसे आखिर में है 14 नंबर पे निबंध। 9 नंबर का निबंध है। 9 नंबर का निबंध है और कई निबंध इसके अंदर दिए होंगे। आपको एक निबंध लिखना है केवल, और वो भी 3 पेज का लिखना है। अब तुम कहोगे 3 पेज में कैसे लिखूं? मान लीजिए खास तौर से जो निबंध आता है वो ये आता है कि मैं भी आपको याद करा देता हूँ। खास तौर से विज्ञान के ऊपर 100% चांसेस होते हैं आने के निबंध में। विज्ञान, वरदान, अभिशाप। या दूसरा निबंध आ सकता है आपका प्रदूषण पे जरूर आता है। और तीसरा अभी जो कुंभ के मेले पे बात चल रही है, तो किसी कुंभ के मेले के वर्णन के बारे में आ सकता है। सामाजिक समस्याओं के बारे में आ सकता है। मगर ज्यादातर विज्ञान के चमत्कार पे आता। तो मैं निबंध आपको याद करा देता हूँ। हेडिंग अगर याद है आपके तो वो निबंध आप लिख सकते हो। कैसे? सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने के लिए प्रस्तावना। निबंध के बारे में बात कर रहा था, तो 2 निबंध में अभी आपको 5 मिनट में याद करा दे रहा हूँ। बस उसके लिए क्या करना होगा, ये हेडिंग्स आपको याद करनी होंगी। अगर ये आपको हेडिंग्स याद हो जाती हैं तो बहुत ही बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने हेडिंग्स लिखी है प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिख लेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना। हम विज्ञान के चमत्कार या अभिशाप, वरदान के बारे में बात कर रहे हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? तो विज्ञान के बारे में नई नई चीजों की खोज करना। वैसे तो आप ये कहोगे कि साहब विज्ञान की डेफिनेशन, लेकिन जरूरी नहीं है, आपको कुछ नहीं आता। आप लिखोगे विज्ञान नई नई चीजों की खोज करना विज्ञान है, बस इतना काफी है। फिर लिखोगे विज्ञान के बहुत लाभ हैं, बहुत फायदे हैं। इसको समझने के लिए बहुत अलग अलग इसके क्षेत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले लिख रहे हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में। जिस फाउंटेन पेन से मैं लिख रहा हूँ, जिस उत्तर पुस्तिका में निबंध लिखकर आप तक पहुंचा रहा हूँ, और जिस परीक्षा भवन में बैठकर मैं प्रश्न पत्र हल कर रहा हूँ, ये सब विज्ञान की देन है। पुराने जमाने में इस तरह की कोई भी सामग्री नहीं थी पढ़ने के लिए, लेकिन आज विज्ञान ने इन सबको बड़ी आसानी से हमारे सामने शिक्षा के बहुत लिखने के लिए बहुत लिखा जा सकता है, लेकिन जितना आपकी बस की बात है थोड़ा थोड़ा लिखना। उसके बाद दूसरा क्षेत्र है विद्युत के क्षेत्र में। तो विद्युत के क्षेत्र में आप देखें कि लाइट है, पंखे हैं, कोई भी चीज है। तो पहले जमाने में ना तो लाइट थी, ना पंखे थे, ना कुछ था, लेकिन विज्ञान ने नई नई चीजों को खोज करके हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी विद्युत के क्षेत्र में। तो आप बिजली से संबंधित कुछ भी लिख सकते हैं। वो विद्युत के क्षेत्र, चिकित्सा, पहले जमाने में बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं था, लेकिन विज्ञान ने आज तमाम तरह की बीमारियों का इलाज संभव कर दिया। ये सब विज्ञान की देन है। आप चिकित्सा माने मतलब मेडिकल लाइन में।
उसके बाद यातायात के क्षेत्र में एक जगह से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पहले इंसान सिर्फ जानवरों का सहारा लेता था या पैदल चलता था। तो उसमें क्या होता है कि अब आज विज्ञान ने मोटरसाइकिल, बाइक, हवाई जहाज, बहुत चीजें मतलब विज्ञान के जरिए भी उनकी खोज हो चुकी है। तो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से चला जाता है। तो आप इसके यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में लिख सकते हैं। फिर कृषि के क्षेत्र में पहले इंसान जानवरों के सहारे अपनी खेती किया करता था, ना उसके पास किसी तरह के उन्नत प्रकार के बीज थे। लेकिन आज विज्ञान ने अनेक प्रकार के बीज प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया है और ट्रैक्टर के द्वारा, यंत्र द्वारा खेती करना बहुत आसान हो गया है। इस तरह से कृषि के बारे में लिख सकते हैं। विज्ञान से हानि लिख सकते हैं। तो विज्ञान से लाभ ही लाभ है, हानि तो बहुत कम है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाए या गलत इस्तेमाल किया जाए तो उससे हानि भी होती है। जैसे मान लो घर में सिलेंडर होता है, उसके फट जाने से लोगों की मौत हो जाती है, ट्रक वगैरह से एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली के पकड़ने से मौत हो जाती है। तो उसका अगर हम सही गलत इस्तेमाल करते हैं तो विज्ञान से हानि भी हो सकती है। उपसंहार में केवल इतना लिखना है कि विज्ञान से लाभ ही लाभ है, हानि बहुत कम है। अगर उसका सही ढंग से इस्तेमाल या उपयोग नहीं किया गया तो हानि भी हो सकती है। तो एक निबंध ये मैंने आपको याद करा, ये 9 नंबर का सुबह हो सकता है आ जाए। उसके बाद जैसे प्रदूषण है, प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है ये निबंध। तो इसमें भी लिखेंगे प्रदूषण यानी किसी चीज का खराब हो जाना, किसी चीज का खराब हो जाना या दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। तो जैसे घर में कई दिन से खाना रखने पर उसमें अनेक तरह के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जिनके खाने से इंसान बीमार हो जाता है, वो प्रदूषण कहलाता है। अब प्रदूषण भी कई तरह का होता है, जैसे जल प्रदूषण, किसी तरह से जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे जल को ढक्कन न रखने पर उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, या जल को गड्ढों में भरने से मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रदूषण होता है जल प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण, वायु द्वारा किसी तरह से वायु का दूषित हो जाना, जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु के संपर्क में आकर वो इंसानों के सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण, बहुत तेजी से आवाज में बजने वाले टेप रिकॉर्डर, हॉर्न से जिससे कानों की मांसपेशियां खराब हो जाती हैं, इंसान बहरा हो जाता है। इस प्रकार के प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये रेडियो तरंगों से होने वाला सबसे खतरनाक प्रदूषण है, जो मोबाइल की तरंगें और बहुत सारी तरंगें जो चल रही हैं रेडिएशन से, तो इंसान को हार्ट अटैक, अनेक तरह की बीमारी होती हैं। तो इस प्रकार के प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। और इसके बचाव हैं तो सबके अलग अलग बचाव लिख दे। जैसे मान लीजिए जल प्रदूषण के बचाव लिखना, तो जल को ढक कर रखना चाहिए, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। वायु प्रदूषण को ऊंची, जो धुआं निकलता है उसकी चिमनियां ऊंची बनानी चाहिए। और क्या नाम है, कारखाने जो ज्यादा प्रदूषण करते हैं उनको प्रतिबंध कर देना चाहिए। बैटरी के वाहनों का यूज करना चाहिए। और ध्वनि, ऊंची आवाज में बजने वाले टेप रिकॉर्डर या वाहन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोकने के लिए मोबाइल जैसे यूज करते हैं तो उसमें चमड़े का कवर लगाना चाहिए, जिससे रेडियो तरंगें आपके शरीर पर असर न करें। उपसंहार प्रदूषण एक बहुत खतरनाक समस्या है, जिसका सबको मिलकर इसका सामना करना चाहिए। ये नहीं कि मैं कोई प्रदूषण करूंगा तो खाली मुझे ही नुकसान होगा, इससे पूरे विश्व का नुकसान होगा। तो इस तरह से ये 2 निबंध मेरी नजर में है जो आ सकते हैं।